अस्सलाम वालेकुम। अनाया सेकंड पार्ट के साथ फिर हाज़िर है आपके पास। मैंने सोचा सेकंड एपिसोड आज ही आप लोगों को ऑन एयर कर दूं ताकि आप लोग उसको एंजॉय कर सकें सही तौर पे। तो कब्रिस्तान में लड़की की कहानी मैं जो सुना रही थी उसका पहला पार्ट देखने के लिए आप लोग दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी ये जो मैं आपको सुना रही थी। तो उसके बाद जब वो चौकीदार मुझे बताता है वहाँ पे कि तो वो तो मेरे मामू थे चौकीदार पहले इस घर के पास, और यहाँ पे इस लड़की को मार दिया गया था जैसे कि आपको पहले मैंने बताया स्टोरी के अंदर, और वो उसकी लाश को वहाँ गार्डन के अंदर उन्होंने दफनाया हुआ था दरख्तों के पीछे जाके किसी को पता न चले। तो उस जब मकान में से बदबू उठती है तो तमाम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि पूरे मोहल्ले के अंदर कराहत वाली गलीज़ किस्म की खुशबू आ रही है। गलीज़ किस्म की बदबू से लोगों का दिमाग फट रहा होता है। तो वो जाके ख़ातून जो थी जो मुझे इस वक्त कहानी सुना रही थी, जो चौकीदार मुझे बता रहा था, वो मुझे बताते हैं कि हमने ख़ुद जाके जब चेक करवाया पुलिस के साथ तो पुलिस ने तमाम सुराग लगा लिया था, और पता ये चला था कि इस पे मैंने ये पूछा कि भाई जब वो लड़की फ़रार हो गई थी, गायब हो गई थी, तो और उसके घर वाले भी घर छोड़ के जा चुके थे, उसके भाई और सब, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की दोबारा यहाँ आ गई और वो तो घर बंद था, तो उस बंद घर के अंदर उसकी लाश कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका मतलब है कि वो लोग उसको मार कर उसके बाद वहाँ दफना कर उसके बाद उन्होंने घर छोड़ के गए थे, इसी वजह से वो फ़रार हो गए। उसके बाद कई लोगों को वो घर दिखाया, कभी किसी को खून की छींटें महसूस होते, कभी वहाँ पे कोई बलाएँ लोगों को चलती हुई नज़र आती, कभी वहाँ पे काले बुरके में कोई औरत नज़र आती थी, कभी वहाँ पर कोई नल में से पानी ऐसा आता था जैसे कि खून बह रहा हो। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ वाक़यात उस घर के अंदर होते रहे। कभी गार्डन की तरफ कोई जाता था टहलने के लिए तो उसे लगता था जैसे कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। इतनी खौफनाक आवाज़ें महसूस होती थी उन्हें अपने बिल्कुल करीब के लोग डर के मारे उस घर को छोड़ जाते थे। लोगों के साथ ये भी वाक़यात हुए वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि अक्सर औक़ात वहाँ पर जब हम किचन में जाते थे तो हमें लगता था जैसे खाना किसी ने पहले से पका के रखा हुआ है, तो हम डर जाते थे कि ये क्या है, मतलब खाना तो हमने अभी तक बनाया ही नहीं है, हम तो घर में मौजूद ही नहीं थे, तो ये कौन है जो खाना बना के भी चला गया। और कभी लगता था जैसे किसी ने खाना खा के गया है। वॉशरूम में अक्सर नलके खुल जाया करते थे। तमाम तरह के इन वाक़यात की वजह से आखिरकार तंग आके वो लोग इस घर को छोड़ के चले गए। टोटल तौर पे उन्होंने इस घर के अंदर ताला मार दिया और वो बरसों से खाली है ये घर, और ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र आई हो इस तरह से। तो मैं जब वापस पलट रही थी वहाँ से तो मैं यही सोचते आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे ख्वाब में पहले ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, फिर हकीकत ये हो गया, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। मेरी घर आते आते तबीयत अचानक ख़राब हो गई, सख्त बुखार मुझे चढ़ गया और मुझ पर इतना खौफ तारी था कि मेरी पूरा जिस्म काँप रहा था। जैसे ही मेरे शौहर वापस घर पे आते हैं तो मुझे देखते हैं तो मुझे कहते हैं तुम्हारा इतना टेम्परेचर, डॉक्टर को बुलवाते हैं। कई दिन तक मैं बीमार रहती हूँ, मेरी फूफो भी परेशान हो जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता, बार बार मुझे वही खौफ। अब तो कमरे की खिड़की का पर्दा भी हिलता था तो मैं डर जाया करती थी, सहम जाती थी मैं कि खुदा जाने कौन है। फिर एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे कमरे में कोई है, तो मैं डर के मारे उठ गई, और उसके बाद से मैंने तहैया कर लिया कि मैं अपनी फुप्पो के कमरे में सोऊंगी, या फिर जब तक कि मेरे शौहर वापस नहीं आ जाते मैं इस घर में अकेले हरगिज़ भी नहीं रहूँगी। उसके बाद मैंने एक दफ़ा फिर यही चीज़ महसूस की कि मेरे साथ साथ कोई सीढ़ियाँ उतर के जा रहा है, तो मैं डर गई, और उसके बाद मैंने अपने शौहर से फिर शिकायत की इस बात की। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारा रंग भी पीला पड़ता जा रहा है, तुम जर्द होती जा रही हो, और तुम क्यों खौफज़दा हो, तुम तो नमाज़ पढ़ने वाली बंदी हो। मैं जबकि इबादत गुज़ार भी काफ़ी थी, रातों को जाग के बात करना मेरा आज से नहीं बचपन से मामूल था। उसके बाद मैं अपना हिसार बार बार खींच रही थी, लेकिन फिर भी मेरी जहन से उसका दिमाग से वो बातें ख़यालात, उसके साथ बातें करना, उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ बाज़ार में उसका नज़र आना, सब कुछ मुझे एक एक करके याद आ रहा था। तो मैं उसके बाद उसको तलाश करती रही कि वो कभी ना कभी तो मुझे दोबारा मिलेगी। तो एक दिन जो है मैं अपने घर में बैठी हुई थी तो मेरे शौहर ने मुझे आके बताया कि हमें दूसरा घर मिल गया है, चलो हम यहाँ से शिफ्ट होके जा रहे हैं। मैं दोबारा हम लोगों ने अपने पैकिंग की, हम उस घर से शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे। तो मैं वहाँ से जा रही थी तो मैंने दोबारा एक दफ़ा देखा उसी कब्रिस्तान की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई मौजूद है और वो मुझे इशारे से बुला रही थी कि यहाँ पे आओ मेरी बात सुनो। तो फिर मैं ने कोशिश करके कदम घर से बाहर निकाला
اور میں نے دیکھا کہ وہ اچانک میں قدم باہر نکال کے جانے کا سوچ ہی رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک ہندو گھرانے کی لڑکی ہوں اور اس طرح سے میں نے اپنا مذہب بدل دیا تھا اور میں کرسچن ہو گئی تھی. اسی وجہ سے تمہیں میں اس قبرستان میں نظر آتی تھی. ایک لڑکے کے عشق کی وجہ سے جب میں باہر چلی گئی تو میرے بھائی نے اور امی ابو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ میں کسی بھی طرح اپنا ہندو مذہب چھوڑ دوں. تو یہ میری کہانی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بے دردی سے قتل بھی کر دیا اور قتل کرنے کے بعد میری لاش کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جلا بھی دیا. اور آج تک میری روح اس طرح اسی ویرانے میں بھٹکتی پھر رہی ہے. اور اس کے بعد میری روح کو محسوس ہوا جیسے کہ اس لڑکے کو بھی میرے گھر والوں نے زد و کوب کیا اور اس کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد اس کو بھی کسی کے ہاتھوں مروا دیا. تو میں آج تک بے چین ہوں اور مجھے چین نہیں ملا اور اسی وجہ سے میں ادھر بھٹکتی رہتی ہوں. اور میں کسی کو بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر کے اندر اب داخل ہو کیونکہ اسی جگہ میرا اس لڑکے سے عشق ہوا تھا اور اس کے بعد میں اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی. تو یہ میری کہانی ہے. تو یہ سنتے ہی میں نے جیسے میں نے دیکھا تو اچانک وہ غائب ہو گئی. تو مجھے اتنا خوف چڑھا کہ میں جو تھی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی. اور اس کے بعد ہم نے جب گھر شفٹ کر لیا تو کئی دن تک مجھے اس کا خیال آتا رہا. میں اس کے خیالات کو جھٹک نہیں پا رہی تھی. میرے شوہر نے مجھے یہی کہا کہ تم اس طرح بالکل بیمار ہو جاؤ گی تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم واپس کراچی کچھ دن کے لیے چلی جاؤ. میں کراچی واپس آئی تو پھر آہستہ آہستہ میں اس کو بلانے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں مگن ہو گئی. یہ آج کی میری کہانی تھی. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی اس کہانی سے درس دینا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ گھر کو دیکھ بھال کے کہیں بھی آپ شفٹ ہوں، کرائے کے گھر ہو یا آپ کا اپنا گھر ہو، اسے ضرور قرآن کی روشنی سے جگمگا دیں اور اس کو کبھی بھی اس طرح سے بے احتیاطی نہ کریں جو کہ ہماری اس گھر میں آتے وقت ہوئی کہ میں چونکہ مصروف تھی اس وجہ سے میں اس گھر میں کسی بھی طرح کا پڑھائی نہیں کر سکی تھی. تو یہ آج کا آپ لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. اور مجھے یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور فالو کیجیے گا. مجھے سبسکرائب کر لیجیے گا وہاں پہ بھی اور اس چینل کو بھی میرے فالو بیک کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا، وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ